गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया था, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ पढ़ लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जो हम लोग कोशिश कर चुके हैं पढ़ने की। रग्नार फ्रिश का भी कंट्रीब्यूशन पढ़ा, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर विनर। कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म को इंट्रोड्यूस करने में लोगों के सामने। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो उन्होंने खुद भी लिख दिया, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो आज हमारे सामने एक इकोनॉमिक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, उसके चर्चे हैं, उसके बारे में जानकारी है, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। एग्रीगेट की मीनिंग आप लोगों को कन्फर्म है, द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जिस पे हम एनालाइज करते हैं और फ्यूचर डिसीजन लेते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे हिस्टोरिकल रिव्यू में जो कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन को लेके, जो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, वन लाइनर्स में आ सकता है, डिफाइन में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि नया पैटर्न है, हमें नहीं पता किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल रिव्यू साफ साफ कहता है, साफ साफ, ऐसा भी नहीं कि कुछ मतलब कि भैया जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको पहले एनालाइज किया गया। इट वॉज मोर अ ट्रेडिशनल अप्रोच, बिकॉज पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, वेदर इट एज ए नेशन और वेदर एज ए सोसाइटी, वॉज मोस्ट फोकस ऑन, उनको बाजू वाले के डिसीजन से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था। अब राजा महाराजाओं के भी अगर ईरा में जाएंगे टाइम पीरियड में, तो आपको लगेगा कि हाँ वो अपने डिसीजंस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के हिसाब से लेते थे, रेदर देन व्हाट सोसाइटी थिंक्स। सो जो ओरिजिन है इसका वो बहुत ही पुराना है। जो हमारे क्लासिकल और फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और J.S. मिल, इनके कंट्रीब्यूशन के बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इस पर फोकस करना। छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों को जिसको आपको भूलना नहीं है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते पढ़ना। सबसे पहले तो जो कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे पहले हम किसके पढ़ेंगे, एडम स्मिथ के बारे में, कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज में। फिर हम पढ़ेंगे, देखिए हमारे जो मेन कोर्स में कौन है, एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल, पर हमको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए कि भैया बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। थोड़ा बहुत तो हमें पता होना चाहिए ना कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमिक्स में, जिनके बारे में हमारे को चर्चा करनी है। ठीक है, अभी ये जो पिक्चर बनी है ये अभी थोड़ा दूर हो चुकी है इंडिया के इकोनॉमिक सिचुएशन में से, है ना। ठीक है, ये होना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, जितना हो सके कम है उतना अच्छा है। चलिए ध्यान देंगे। तो एडम स्मिथ का जो कंट्रीब्यूशन था, तो उस पर अगर मैं आऊँ छोटा सा उदाहरण लेके आप लोगों के सामने, तो बेटा एक फोकस आप रखो। देखो ये मेरे ख्याल से गलत कलर चूज कर लिया मैंने अगर आप एडम स्मिथ के कंट्रीब्यूशन में जाओगे तो फर्स्ट वन में एडम स्मिथ, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्री मार्केट इकोनॉमी, याद है, फ्री मार्केट इंट्रोड्यूस है ना। ही सपोर्टेड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी। प्राइस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाते हैं, इनके हिसाब से था कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। सो ही वाज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ, और ही एडवोकेटेड द फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, के लोग अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली उनको वेलफेयर और सेटिस्फेक्शन खुद ही मिल जाएगा, उसमें किसी प्रकार का सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ये कैपिटलिज्म थ्योरी को बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राइस थ्योरी इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया है, प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम जाएंगे, उन्हीं के बाजू में एक नाम लिखा था, डेविड रिकार्डो। छोटा सा कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इनका, जस्ट फॉर योर नॉलेज। इनका जो कंट्रीब्यूशन था बच्चों, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी डेवलप की जो आप लोगों को मुझे लगता है पता होना चाहिए। जैसे थ्योरी ऑफ वेजेस, इन्होंने ना बड़े रिलेशनशिप के थ्रू क्रिएट किया हो, लेबर और वेजेस का रिलेशन, ये अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, एबंडेंस ऑफ लेबर, स्कैरसिटी ऑफ लेबर एंड इट्स वेजेस। तो उसका इन्वर्स रिलेशन क्रिएट किया उन्होंने कि लेबर के जो वेजेस है वो डिपेंड करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी पे, उसकी स्कैरसिटी पे और उसके एबंडेंस पे। तो थ्योरी ऑफ वेजेस इन्होंने डेवलप किया। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, कुछ थ्योरी ऑफ इनोवेशंस, बहुत सारी, ये सब प्रॉफिट थ्योरी, मतलब जो कंट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं बिजनेस में, तो उसका जो रिलेशन है वो बाकी चीज़ों से कैसे होगा। मतलब आप इनोवेशन से अर्न करोगे या सोसाइटी को इनोवेशन होना, इनोवेट होना चाहिए कि बिजनेसमैन को, इस तरीके से एक थ्योरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एक कंपेरेटिव एडवांटेज है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, या कंट्रीज़ इसको यूज़ करती हैं इस थ्योरी को।
यानी हमारे को जो एडवांटेज होता है हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, और जो एडवांटेजेस नहीं होती है हम उस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं। तो ये मैं कभी मौका आएगा तब को पढ़ाऊँगा। फिर उन्होंने एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, एक प्रिंसिपल है, थ्योरी है, लॉ है, उसमें बड़ा अच्छा लॉ है। छोटा सा वन लाइन में समझाता हूँ कि किसी भी फिक्स फैक्टर पर अगर आप एक्सेस में वेरिएबल फैक्टर इंक्लूड करते हो तो जो हर दूसरे वेरिएबल फैक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिमिनिश होते जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, अभी जैसे आप देख लो, अभी एक लैंड पर अगर 10 लोगों को खेती करनी है तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो स्थिति बहुत ख़राब है। तो वो हर दूसरा लेबर जो आप ऐड करोगे उसके रिटर्न्स डिमिनिश होते जाएंगे, मतलब कंट्रीब्यूशन जीरो होते जाएगा। तो आप कोशिश करोगे कि कम से कम लेबर से कम वेरिएबल फैक्टर को कंट्रीब्यूट करा जाए और उसके रिटर्न पॉजिटिव रखा जाए। कि वह जैसे अभी दुकानों में आप देख रहे होंगे सेल्स बॉय सेल्स गर्ल नहीं है, क्योंकि आप रखोगे क्या, सेल्स तो है नहीं, तो आप लड़के करके हासिल क्या कर लोगे, वो तो डिमिनिशिंग रिटर्न ही मिलेगा आपको, पैसा जाएगा बट कंट्रीब्यूशन उनका कुछ रहेगा नहीं। तो ये कुछ थ्योरी है इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था, थ्योरी ऑफ वेजेस, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ रेंट, लेबर से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, कि जो लैंड की जो वैल्यू है, रेंट मिलता है ना, रेंट और रॉयल्टी जो हम लोग बोलते हैं, तो वो भी उन्होंने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया था कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड उस पर उसकी रेंट बेस्ड होती है, लाइक जितना स्केर्स हो रहा है उतनी उसकी रेंट इंक्रीज होती है। ठीक है। और एक थ्योरी थी फर्टिलिटी पर कि नहीं ज़रूरी नहीं है लैंड कम हो, अगर वो फर्टाइल होगा तो भले वो कहीं पर भी हो, उसकी जो वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करेगी। तो एक अवेलेबिलिटी वाला था और एक फर्टिलिटी वाला, बहुत सारी ऐसी थ्योरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा नाम जो मैंने आपको बताया वहाँ पर, JS मिल। मेरे ख्याल से JS मिल ही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस, JS मिल का ठीक है, नहीं JS मिल ही है। तो इनकी जो थ्योरी थी भाई, ये बड़े वो रहे इनके, ये बहुत ही, ये सब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, जितने नाम मैं ले रहा हूँ ना सब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, ब्रिटिश फिलोसोफर्स। ये सब इसमें से मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट आफ्टर द ईरा ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फेमस एक पीरियड आपने पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक्स में, 1928 से 31-32, ग्रेट डिप्रेशन, जो पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में चली गई थी। इसको J.M. कीन्स, वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट, मैक्रो इकोनॉमिस्ट हमारे, उनके बाद के ये सब पूरी इनकी जो थीरीज और प्रिंसिपल्स हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और ये लोग बहुत प्रभावित रहे किससे, कीन्स से, J.M. कीन्स। जो JS मिल है वो एक सोशल इकोनॉमिस्ट के नाम पर जाने जाते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं उनको, और एक सिविल सर्वेंट रहे हैं, वो सरकार के लिए इन्होंने काम किया। तो इनकी थ्योरी ये कहती थी, इनका ऐसा मानना था कि जो सोसाइटी है ना वो इंडिविजुअल के डिसीजंस को डिसाइड करना चाहिए, इंडिविजुअल के जो इकोनॉमिक और सोशल डिसीजन है, सोसाइटी हैज़ टू सेट द लिमिट्स, कि कहीं वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज को या वो जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो गलत तरीके से ना ले ले, ऐसा उनका कहना था। और उनका कहना ये भी था कि सोसाइटी अगर डिसाइड करेगी तो इंडिविजुअल गलत चीज़ों में नहीं फंस पाएगा, मतलब सोसाइटी कैन रिस्ट्रिक्ट हिम वाइल डूइंग द थिंग्स विच इज़ नॉट गुड फॉर हिम, ऐसा इनका कहना था। सोसाइटी मतलब जैसे हम हैं, हम एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो वी कैन डिसाइड, हम लोगों ने डिसाइड किया है ना, अरे यहाँ से मत खरीदना, अभी यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर द सेक ऑफ द वेलफेयर। सो इनका ऐसा कहना था कि सोसाइटी मस्ट डिसाइड एंड सेट द लिमिट्स फॉर द इंडिविजुअल बिहेवियर। ये कि इन्होंने इंट्रोडक्शन, छोटा सा, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं। ठीक है, फिर आप चले जाते हैं थोड़ा सा नीचे साइड में, तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब आ जाइए आप लोग, ये जितना मैक्रो इकोनॉमिक पोर्शन है इसको प्रसिद्ध करने में जो बहुत बड़ा हाथ रहा है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हम कह सकते हैं, नियो मतलब नया, मतलब पुरानों में नए, अल्फ्रेड मार्शल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भाई। इस आदमी का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो अपार है, सबसे ज़्यादा है। इनकी थ्योरी और प्रिंसिपल से पढ़ने वाले हम लोग जाके, मैंने आपको डेफिनेशन भी पढ़ाया था वेलफेयर से रिलेटेड इनकी, तो इनके एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल वॉज बेसिकली, उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किए हमारे सामने, बट एक ऐसा प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया दोस्त, उनकी बुक का नाम भी देखना आप, जगह पब्लिश हुई थी, वो बुक का नाम भी क्या लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स में यूज़ होने वाले डिफरेंट प्रिंसिपल्स। तो इन्होंने बहुत सारे लॉज भी डेवलप किए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द जनरल बिहेवियर, हाउ टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी इन्होंने बड़ा अच्छा प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने, जिसको हम रोज़ यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये मैं नॉर्मली आपको बेसिक में पढ़ाता, बट मैंने जानबूझ के फिलहाल पढ़ाया नहीं।
इसके पीछे ये प्रिंसिपल बहुत ही छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, 2 उदाहरण दूंगा, आप इसको याद रखना, है ना, भूलना मत, ठीक है, भूलना मत इसको जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल, किसी भी प्रकार के टोटल में चेंज बाय एडिशनल यूनिट। टोटल में जो चेंज आ रहा है वो एक एडिशनल यूनिट से आ रहा है। अब चेंज आ रहा है तो वो चेंज कंज्यूमर के लिए भी आएगा, प्रोड्यूसर के लिए भी। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाला है, लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। जो टोटल में चेंज आ रहा है तो जो एडिशनल यूनिट है फॉर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ, वो यूनिट क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। वो तो समझाऊँ, आगे समझाऊँ, ठीक है बच्चों। देखो फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर, आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही होते हैं। मेरे को भूख लगी है, अब मैं किसी होटल में गया, ठीक है, अब मैंने बोला भैया एक पराठा देना, तो उसने बोला भाई, फॉर एग्जांपल के तौर पर उसने बोला भाई हाँ देता हूँ, आपको भूख लगी है। तो मैंने पूछा कितने का है, तो उसने बोला भाई 20 रुपीज़ का आपका पराठा है। मैंने पहला पराठा खाया। अब एक बात बताओ आप लोग, मुझे जो पहले पराठे से जो सेटिस्फेक्शन मिला, डेफिनेटली इट इज़ मोर देन 20 रुपीज़, तभी तो मैंने कंज्यूम किया। तो मैंने बोला भैया एक और देना, तो डेफिनेटली जो सेकेंड से मिलेगा, ध्यान देना। अब टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, टोटल 2। ये टोटल में ये जो 2 होने में कंट्रीब्यूशन किसका है, दूसरे वाले का। चेंज इन टोटल बाय एडिशनल, ये एडिशनल हुआ ना। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम मुझे बताना कि जो दूसरे वाले पराठे का जो सेटिस्फेक्शन है वो 1 के मुकाबले ज़्यादा होगा कि कम होगा। सर कम होगा, पेट भर रहा है ना, सही है कि नहीं सही है। अब मैंने और तीसरा खा लिया और बुलाया, मैं एक और दो। अब टोटल में 3 हो गए, 3 में 3 होने में किसका कंट्रीब्यूशन रहा, तीसरे का, इसने ऐड हुआ, टोटल में चेंज लाया। अब मुझे तुम बताओ, ये जो टोटल में चेंज आया है एडिशनल यूनिट से, एडिशनल पराठे से, इसको भी कंज्यूमर एनालाइज करेगा। अब इसको ऐसा लगा कंज्यूमर को कि अब मेरा पेट भर गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तीसरे पराठे से जो सेटिस्फेक्शन था, एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको मैं, वो इक्वल टू प्राइस था, मतलब जितना पैसा दिया उतना मिल रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। चौथा कंज्यूम करूँगा तो ऊपर हो जाएगा, मतलब पैसे ज़्यादा जा रहे हैं बट मज़ा नहीं आ रहा। तो ये जो एडिशनल यूनिट से जब आपको पता चला ना, एडिशनल पराठे खाने से, कि मेरा सेटिस्फेक्शन मेरे प्राइस के मुकाबले कम है कि ज़्यादा है, जो मैथमेटिकली मैंने आपको बताया, जो अलग अलग सैमुअल्सन ने कंट्रीब्यूट किया मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन में, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कंट्रीब्यूट किए। ये जो एडिशनल यूनिट की वैल्यूज़ मैंने पता की, ये जो ना, ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल ने मुझे बताया, मुझे मदद की। उसका बेसिक मीनिंग होता है एवरी इंडिविजुअल मस्ट नो देयर लिमिटेशंस, वेयर टू स्टॉप, वेदर इट इज़ कंजम्पशन और इट इज़ प्रोडक्शन। लॉजिक समझा बच्चों? अभी तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ा, सो मतलब मगर ये समझ में आना चाहिए आपको बेसिकली, क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बड़ा आपको मज़ा आएगा। अब इसी को आप प्रोड्यूसर में ले लो। प्रोड्यूसर क्या बोलता है? प्रोड्यूसर एक बात बताओ मेरे को, प्रोड्यूसर अगर एक लेबर को लगाता है, एक लेबर को उसने वेजेस दिया 100 रुपये, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा कि वो लेबर जो है 100 रुपये से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। तो मान लो ये लेबर कंट्रीब्यूट कर रहा है 200 रुपये, सेल्स करके दे रहा है, आपको बना के दे रहा है गुड्स, तो अच्छी बात है भैया, मज़ा आ गया, हम तो यही चाहते हैं। अब बिज़नेस आगे बढ़ रहा है, थोड़ा मार्केट में फ्लक्चुएशन से मैंने एक और लेबर ऐड कर लिया दुकान में, ठीक है, कितना एडिशनल दे रहा था पहले लेबर, 100 रुपये ज़्यादा कमा के दे रहा था आपको, इसने आपको 150 कंट्रीब्यूट करके दिया, इसको भी 100 रुपये जा रहे हैं। एडिशनल लेबर मतलब एडिशनल लेबर का टोटल में कंट्रीब्यूशन है ना, चेंज इन टोटल बाय एडिशनल, याद है? तो अभी टोटल कितने लेबर हो गए, 2, दूसरे वाले का कंट्रीब्यूशन 150 है, थोड़ा कम हो गया, मार्केट डाउन फेज में था। लॉजिक समझा? ज़्यादा भी हो सकता है दोस्त, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, है ना। अब आपने तीसरा लेबर लगा, फिर भी ज़्यादा तो है ना, 50 रुपये कमा तो रहे हो ऊपर के, कम से कम 100 दे रहे हो, 150 कमा रहे हो। तीसरे लेबर को मैंने ऐड किया, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 है। मतलब यार जितने वेजेस जा रहे हैं उतना ही कंट्रीब्यूशन है, काम करते, अब एडिशनल में लेबर नहीं ऐड करूँगा। तो ये जो प्रिंसिपल आपको मदद कर रहा है ना, ये प्रिंसिपल आपको हेल्प कर रहा है कि भैया अभी इक्विलिब्रियम हो गया ना, जितना कंट्रीब्यूशन था उसका, है ना, कंट्रीब्यूशन था, उतने ही आप उसको क्या दे रहे थे, वेजेस। बस 2 वेरिएबल मिल गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। यही तो इंपॉर्टेंट होता है ना, कैसे काम कर रहा है, कैसा दिख रहा है, ये सब फैक्टर थोड़ी ना मायने रखते हैं आपके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई मेरे को वेजेस रिकवर करके देना है उसको, ठीक है। ये वेजेस से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो ज़्यादा अच्छा। अभी तो दुकानों में क्यों नहीं है लेबर ज़्यादा अभी एट प्रेजेंट इंडिया में, बताओ मुझे सर? क्योंकि सबका जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो चुका है, 0, तो नौकरी से निकाल दिया। आज मैंने न्यूज़ पढ़ा बच्चों, मारुति सुजुकी की जो सेल्स है अप्रैल के महीने में वो 0 रही है। तो कितने सारे वेरिएबल फैक्टर्स को काम से निकाला जाएगा, सोचो आप। जो कई बार गवर्नमेंट बोल रही मत निकालो, सैलरी दो, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द फैक्ट्रीज, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री,
क्योंकि वो जो एडिशनल लेबर का कंट्रीब्यूशन है वो जीरो माइनस हो चुका है। अब ये प्रिंसिपल ही तो बता रहा है आपको, तो वो प्रिंसिपल बताएगा कितने लेबर को रखना है कितने लेबर को नहीं रखना है। लॉजिक समझा? चलो बढ़िया। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा किसका, मार्शल का। फिर अलग अलग ऑथर है यार, जैसे प्रोफेसर पीगू, इनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। पीगू नाम लिखेंगे, बड़ा प्यारा नाम है, क्यूटी सा। इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है अलग अलग तरीके से। जैसे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एक पीगुइन इफेक्ट आया था, इन्हीं के नाम पे एक बना इफेक्ट। वो इफेक्ट क्या बोलता है मालूम क्या, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बोल के, कि इनकी थ्योरी थी, ऐसा मानना था प्रोफेसर पीगू का, जिनकी मैंने, ये मार्शल के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स के, ध्यान रखना। इनका ऐसा कहना था, अगर आपको, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ाना है, इनकी सोच, तो इनका मानना था कि आपको कंज्यूमर की डिमांड बढ़ानी होगी, कंज्यूमर का परचेसिंग पावर, क्योंकि वो खर्च करेगा अगर मार्केट में आके, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें बढ़ेगी। ये इनकी थ्योरी थी। तो उनका मानना था कि इनको पैसे दो, कंज्यूमर के जेब में कैपिटल डालो, वही वेलफेयर से रिलेटेड शुड भी ऐसा होना चाहिए। मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े धारक रहे इन लोग। कंज्यूमर के जेब में पैसा डालो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली खर्च करेगा, तो ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। ये इन्होंने एक थ्योरी कि स्टिमुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर डिमांड। तो वी हैव टू इंक्रीज द कंज्यूमर डिमांड बाय गिविंग हिम कैपिटल एंड इंक्रीजिंग इट्स वेल्थ। याद आया कुछ? मार्शल क्या कहता था कि देश वेल्थ कमाए और फिर वो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, याद आया, है ना, तो उससे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इंक्रीज होगा। और एडम स्मिथ कुछ और कर रहा है, इंडिविजुअल बढ़ाओ तो देश में ऑटोमेटिकली जाएगा। लॉजिक समझ रहे ना? चलो बढ़िया। फिर उसी में और 2-3 इकोनॉमिस्ट हैं जिनके मैं नाम आप लोगों, मेरे ख्याल से एक J.R. हिक्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन्होंने बहुत पढ़ाया, इन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये सब J.M. कीन्स, ये सब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, J.M. कीन्स के ईरा के बाद वाले हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इन्होंने बिजनेस साइकिल में कंट्रीब्यूट किया। बिजनेस साइकिल मैंने आप लोगों को भी उस दिन इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था। थ्योरी ऑफ ग्रोथ में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है ना। कौन? J.R. हिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ओके। थ्योरी ऑफ ग्रोथ से आपको पॉल सेम्युएल्सन का नाम भी याद आया होगा, ओके। ये कंट्रीब्यूशन रहा किसका? J.R. हिक्स का। पॉल सेम्युएल्सन तो पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे 1971 1972 की। उनकी फेमस बुक के बारे में मैंने बताया था, ग्रोथ से रिलेटेड उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिविजुअल मस्ट चूज विदाउट और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, है ना, मनी के बिना और मनी के साथ आपको सोसाइटी को अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिसोर्सेज को बचा के रखना। टाइम वाली जो डेफिनेशन है इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। और हर रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ होना चाहिए। फिर एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट उसमें मिसेस जोहान रॉबिन्सन, ये एक बड़ी फेमस इकोनॉमिस्ट रही हैं। इन्होंने भी मैथमेटिकल टूल्स इंट्रोड्यूस किए इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, मैथमेटिकल टूल्स या साइंटिफिक मेथड्स बोल सकते हैं। और इन्होंने बोला था इनके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स है, ये भी J.M. कीन्स की समर्थक रही हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाला इनका थ्योरी रहा है। तो इनका बेसिक था कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पे फोकस होना चाहिए, मतलब लोगों के पास मैक्सिमम कैपिटल एसेट्स या कैपिटल या पैसा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी रन करेगी। ये इसकी समर्थक रही हैं, ध्यान रखना इस बात पे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना लोग कैपिटलिज्म से ज़्यादा सोशलिज्म पे बिलीव करने लगे थे। कि लॉजिक समझ आया ना तेरे को क्या बोल रहा हूँ मैं, कि यार थोड़ा सा वेलफेयर की तरफ फोकस करो, क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। फिर बाद में फ्री मार्केट इकोनॉमी होते ही गया। समझ में आया बच्चों? मिसेस जोहान रॉबिन्सन, ये छोटा सा मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बताने की कोशिश की। आप हर ऑथर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आया? पक्का? तो ये मैंने आपको इतना सारा बताया है, आपको पूरा लिखना है, भी छोड़ना नहीं है। और वो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जो बताया, एवरी इंडिविजुअल मस्ट नो देयर लिमिटेशंस, कितना बनाना है, कितना खाना है, तो वो कौन बताता है आपको? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। घर जाते हो, प्यास लगती है कई बार, तो पानी पीते हो, पहली गिलास से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कम? सर ज़्यादा, डिपेंड करता है कितनी बड़ी गिलास है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, बट एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। मिलता है कि नहीं मिलता है? दूसरी से उतना ही मिलता है कि नहीं सर, उससे कम मिलता है। तो वो प्रिंसिपल बता रहा है ना आपको कि जो टोटल में चेंज आया है, तो एडिशनल वाले की वैल्यू कम हुई कि ज़्यादा हुई, वो ये प्रिंसिपल हमको बताएगा। फेमस बुक पब्लिश हुई थी 1890 में। और सबके कॉन्ट्रीब्यूशन लिख लेना भाई, हैं,
सबके कंट्रीब्यूशन लिख लेना अपने नॉलेज के लिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो ज़बरदस्त मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा 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 सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, लिख के रख लेने का अपने। बट हम लोग किसके बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ये और एडम स्मिथ। बट आप पता सबके बारे में करके रखें, थोड़ा थोड़ा लिख लेना बच्चों, हाँ, कॉपी में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। इनको हम लोग अल्फ्रेड मार्शल को वो भी कहते थे कि ही वॉज वन ऑफ दी, ही इंट्रोड्यूस द पिलर्स रियल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को दुनिया के सामने एक्चुअली अपने लॉज और थ्योरीज के थ्रू प्रेजेंट किया, रियल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नियो क्लासिकल, पुरानों में थोड़े नए। एडम स्मिथ की भी बुक पब्लिश हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, आपने पढ़ा होगा, नेचर एंड इंक्वायरी इन द वेल्थ ऑफ नेशन एक्यूमुलेशन 1776 में, ठीक है। देखो अभी एक पैराग्राफ पढ़ाने में इतना टाइम लगे, सबका कंट्रीब्यूशन आपको बताना बहुत ज़रूरी था, तो भूलने का नहीं, सबके कंट्रीब्यूशन लिखने का अपनी कॉपी में वीडियो देखते वक्त, ठीक है। चलो हम लोग कल पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक का कंट्रीब्यूशन, जो है टाइम लगता है बच्चों पढ़ाने में, ज़रूरी है। देखो जेएस मिल का नाम यहाँ भी आया, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, मैंने पढ़ा ना, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। और कल हम जेएम कीन्स की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जिनके बारे में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलो बाय, टाटा, टेक केयर।